with WLT Studios. I am Janvi, and this is our very first podcast presenting to you. India is known as the capital of diabetes, and today we are here to know why with Dr. and Professor HMP Singh, who has learned to live with diabetes from past 26 years and has a clinical experience of 40 years. Let's welcome Professor and Dr. HMP Singh. Hello sir, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। 26 साल से डायबिटीज़ सर, कभी ऐसा नहीं लगा कि बस अब बहुत हो गया? जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो दैट इज़ योर डेली रूटीन। अब जैसे फॉर एग्जांपल 26 साल में मुझसे पूछा जाए तो जब मेरी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी तो आई प्रेजेंटेड विद ए लो बैक पेन, सीवियर पेन था। और उसके बाद से जब से मेरे को सिंपल टैबलेट मेटफॉर्मिन जो फर्स्ट लाइन ड्रग है उस पर डाला था तो वो आज तक चल रही है। तो दैट हैज़ बिकम ए हैबिट। अगर आपने डायबिटीज़ का साथ जीना है तो आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपने डायबिटीज़ के साथ अपने रहने की आदत डाल ली तो डायबिटीज़ भी खुश और हम भी खुश। तो वी हैव टू वर्क अप ए विन विन सिचुएशन कि भाई मुझे चीनी नहीं खानी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं खुश रहूँ ना उससे कि कोई बात नहीं, चीनी खाना बंद है तो रोटी तो चल रही है। अगर आप मुझसे अब 26 साल बाद पूछो तो मुझको रोटी की भी लिमिट है कि हमको कार्बोहाइड्रेट कम करना है। पर जब मेरी डिजीज़ डायग्नोज हुई थी तब हम उस कंसेप्ट पे अभी तक नहीं पहुंचे थे। जैसे जैसे सीजीएम की मशीन आई, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग होने लगा तो बहुत सारा डेटा आने लगे। तो फिर समझ में आया कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट बोलता है मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, ब्लड शुगर फिर भी बढ़ गई, तो वो तो लीवर का काम चल रहा है वहाँ। तो इन 26 ईयर्स लॉट ऑफ सिनेरियो हैज़ चेंज्ड। तो जब मैंने मेरा डायग्नोसिस हुआ था एज ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट थे, उन्होंने किया था कि भाई सबसे पहले जाके ब्लड शुगर कराओ बिकॉज द पेन वॉज वेरी एक्सक्रूशिएटिंग। तो आई थिंक आई हैव डन रीजनेबली गुड in last 26 years. Yeah, looks like it. And save myself from many complications. Of course, I would not say zero complication, but reasonably good. Do you think कि उम्र के साथ साथ डायबिटीज़ में दवाइयाँ बढ़ते जाती हैं? Yes. ये एक ऐसा चीज़ है जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं करते। मेडिकल प्रोफेशन में तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि जैसे जैसे स्पेशली इन टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी इनसाइड द सेल, इसको थोड़ा सा समझना है कि भाई इंसुलिन जो है हमारी मसल्स की जो सेल्स हैं या कोई भी सेल्स हैं उसके अंदर फैसिलिटेट करता है ग्लूकोज के अंदर, और वो ग्लूकोज जो सेल में जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है उसके अंदर एटीपी रिलीज करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एवरी सेल इन आवर बॉडी, जो कि मान लो आज समझ लो कि 7 करोड़ सेल हैं और हर रोज़ 1 आध करोड़ का टर्नओवर हो जाता है सेल्स का, आपको शायद पता हो। तो आपकी शरीर की जो फैक्ट्री इतनी तेज़ी से चलती है, स्पेशली रात को जब इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है बिटवीन 3 AM to 4 AM, तो उसके जब रिकॉर्डिंग्स पता लगते हैं तो आपको पता लगता है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्ले फ्रॉम लिवर, from our brain, from our hormones, insulin, and facilitating the energy delivery. जब हम शरीर पे उठते हैं, सुबह उठते हैं तो शरीर को चलायमान करना होता है। तो चलायमान करने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो एकदम से हमारा कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाता है और हमारा ग्रोथ हार्मोन लेवल बढ़ जाता है जस्ट बिफोर वी वेकअप। जस्ट बिफोर वी वेकअप। उसके बाद जब वो गश ऑफ हार्मोन्स और एनर्जी बढ़ती है तो शरीर को एक्टिवेट करना होता है। जब हम पैरों पे खड़े होते हैं तो तभी से हमारे सिग्नल्स आने लगते हैं ब्रेन से कि नाउ आवर बॉडी इज वेकअप, ट्राई टू गिव एनर्जी एज फास्ट एज पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ों को समझने में, बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल फ्रॉम ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, मैंने MD 1984 में कर लिया था। तो आज 40 साल से क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ। पहले मैं डायबिटीज़ क्लिनिक भी चलाता था MY हॉस्पिटल में भी। अच्छा। तो जब मेरी MD की थीसिस थी उसमें डायबिटीज़ के पेशेंट्स में मैं हार्ट के डिसफंक्शन के ऊपर थी। तो आई यूज्ड टू स्क्रीन द पेशेंट फ्रॉम द डायबिटीज़ क्लिनिक। तो
long journey has been in medicine and a long journey with diabetes. So I think you have to digest कि मेरे को ये बीमारी है, और बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल मुझे उसका थोड़ा सा जल्दी डाइजेस्ट हो गई, ये मैं कहूँगा, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री भी हमारी थी। पिताजी को भी डायबिटीज़ थी, तो मुझे मालूम था कि मुझे या किसी मेरे भाई बहनों में किसी को होगी। हम लोग 4 भाई बहन हैं, 3 भाई 1 बहन, तो हमने सोचा कि हो सकता है अब किसका नंबर लगेगा। तो मैंने अपने ऊपर थोड़े बहुत अंकुश लगा लिए थे फ्रॉम 35 years onwards, but at the age of 44 I was caught in the trap, but I think I have done reasonably good. जेनेटिक्स के इससे अगर हम देखें तो क्या होना ही है, जैसे अगर फादर को है या ग्रैंडफादर को है तो सन को होगी ही सही डायबिटीज़। कुछ ऐसा अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, सब कर रहा है, वर्कआउट, गुड फूड, तो भी क्या उसको होगी डायबिटीज़? इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो है स्किप जनरेशन। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पिताजी को डायबिटीज़ थी, माताजी को नहीं थी, पर पिताजी के भाई को भी थी, पर हमारे दादाजी को नहीं थी। तो अगर मैं अपनी खुद की पेडिग्री ट्रेस करता हूँ तो माय ग्रैंडफादर वाज इन ए स्किप जनरेशन। माय ग्रैंडफादर हैड 7 brothers, आउट ऑफ देम 4 हैड डायबिटीज़। तो जो ग्रैंडफादर के भी 4 फादर्स हैं तो उनमें भी थी। तो अगर आप पेडिग्री टेस्टिंग करते हैं तो 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स में डायबिटीज़ होने का चांस होता है। कई बार ये होता है कि मान लो मेरे पिताजी को बहुत सीवियर डायबिटीज़ नहीं हो तो ऑफस्प्रिंग में थोड़ा उसमें कंसेशन मिल जाता है। दूसरा ये रहता है कि अगर आपको प्रिडिक्टेबिलिटी है कि मुझे मालूम है कि मेरा इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है या मेरे परिवार में डायबिटीज़ चल रही है, तो अगर मैं थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेना शुरू कर दूं, रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर दूं, अपनी डाइट पे कंट्रोल करूं, अपनी शुगर इंटेक कम कर लूं, तो ऑनसेट विल बी delayed delayed, but not but cannot escape. you have to have it. हाँ. Is it all luck? Is it safe to say? I will not call it luck, it is science. Okay. मतलब अगर आपको जेनेटिक टेस्टिंग आती है तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हम ये इसके अंदर, अब मैं अगर ट्रेस करूं खुद की बीटा सेल्स की इंसुलिन की सिक्रीशंस को तो प्री डायबिटिक फेज में, तो अगर मेरे को वो डेटा मिलेगा तो मे बी माई इंसुलिन लेवल्स आर ड्रॉपिंग डाउन। तो वो चीज़ अभी हम प्री डायबिटिक स्टेज पे उतनी स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, प्रोबेबली फैसिलिटीज़। दूसरा पीपल मे नॉट एग्री फॉर इट कि भाई मुझे तो अभी कोई डायबिटीज़ है ही नहीं, मेरी अभी से स्क्रीनिंग कर रहे हैं आप। या दैट्स द माइंडसेट ऑफ दैट ऑफ द माइंडसेट। तो जब सिर पे आ जाती तभी वो कहते हैं कि नहीं नहीं इसकी अब तो दवाई लेनी पड़ेगी, एंड देन स्टिल फॉर वॉट एवर द रीज़न इज़ वी आर इन डिनाइल मोड। बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जो इस पे एग्री होते हैं, अच्छा मुझे डायबिटीज़ हो गई है तो अब दवाई खानी ही पड़ेगी क्या। तो दे आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड एनीथिंग लाइक एस्केपिज्म कि शायद मैं एस्केप हो जाऊं, पर वो पकड़ में आ जाते हैं अल्टीमेटली। दे में टेक 6 months, दे में टेक ए ईयर, पर अल्टीमेटली जब उनको लगता है कि नहीं इतना होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो देन यस वी आर हैव टू follow the doctor's guidance and in view of CGM। अब हमारे पास डेटा और ज़्यादा जनरेट होने लग गया है। अभी जो नई CGM मशीन आई है तो उसमें एवरी मिनट का डेटा आ रहा है। तो आप समझिए कि कितना क्लोज मॉनिटरिंग हो सकता है, पर उसकी कॉस्ट फैक्टर है तो हम लोग उतना अभी नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। इसी वजह से हमने डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम भी शुरू किया है, एक डायबिटीज़ क्लब की स्थापना भी की है, इसलिए की है कि लोगों के अंदर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो, लोगों को समझ में आया कि भैया मैं भी डायबिटिक हूँ, ये भी डायबिटिक है। अभी फेस वैल्यू पे तो नहीं पता लगता ना, पर वो क्लब में आने में भी लोग हिचकते हैं। क्यों? अभी हालांकि हमारे पास 41 मेंबर हो गए, पर लोग ये बताना नहीं चाहते कि मेरे को डायबिटीज़ है। पर ऐसा क्यों? मुँह छुपा के गोली खा लेते हैं कहीं जाके कोने में
मैंने तो ये ऐसा भी देखा है लोगों को कि जो पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है कि मेरे को एक गुलाब जामुन खाना है, रसगुल्ला खाना है, तो क्यों नहीं खा सकता? खा सकता है, पर वो उसको डिक्लेयर नहीं करते। सो देयर इज ए सेंस ऑफ गिल्ट। वही गिल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आई वुड एडवाइस एवरीवन टू एक्सेप्ट इट। अब बीमारी है तो उसको, चैलेंज को अब स्वीकार करिए। अब आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती तो उसका तो कोई सोशल टैबू नहीं है। लोग बोलते हैं यार मेरे को थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, या मेरे को ब्लड प्रेशर है, पर ज़्यादातर पेशेंट्स में एक टैबू है, तो दे डोंट वांट टू डिक्लेयर दैट आई एम डायबिटिक और माय वाइफ इज़ डायबिटिक और माय सन इज़ डायबिटिक। दे डोंट वांट। we Indians are having that kind of approach for every problem. Hippocratic approach, that we would not like to accept कि ये रियलिटी है। हम रियलिटी की दुनिया में जीना नहीं चाहते। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ सम प्रॉब्लम्स। Yes, that's true. मैं तो ये बोलूँगा कि भगवान ने कोई ऐसा शरीर बनाया ही नहीं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी में थोड़ी कम, किसी में थोड़ी ज़्यादा, किसी की पकड़ में आ जाती, किसी की नहीं आती, बट वी हैव टू लिव लाइक दैट। क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि लोगों का माइंडसेट अब ऐसा बन गया है कि अगर मैं बताऊंगा कि मुझे डायबिटीज़ है तो मेरे बच्चे से या मेरी बच्ची से शादी कौन करेगा, क्योंकि हो सकता है आगे जाके उसकी जनरेशन को भी मेरी वजह से तकलीफ हो जाए। क्या ये छुपाने का कारण हो you सकता है? are partly or I think fully correct on that sense. क्यों? क्योंकि we are running in families, तो नेचुरली आप चाहोगे कि भाई मेरे बच्चे की शादी हो जाए, तो उसमें गलत क्या है अगर काउंसलिंग हो जाए तो? अगर मान लो फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सिकल सेल डिजीज़ होती है। तो कभी कुछ समय मैंने सऊदी में काम किया, वहाँ पे एक एरिया हफूफ, तो हफूफ में सिकलर्स बहुत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ भाई बहनों में शादी हो जाती, शिया जो लोग होते हैं, तो दे आर हैविंग कंसेंजुअस मैरिजेस, तो उसमें काउंसलिंग नहीं करते हो कि भाई अपने पास ट्रेड है सिकल का तो अपन ना करो शादी, तो जिससे आगे की जनरेशन्स कम से कम स्पेयर हो जाए। अगर मान लो आपको डायबिटीज़ है और आप किसी ऐसी लड़की से शादी मत करो जो को उसको भी डायबिटीज़ है, तो ऑफस्प्रिंग्स में तो कम हो गए ना, इतना तो विचारधारा बदलनी है। तो वहाँ पे लोग अवेयर हैं इस चीज़ के लिए। दे आर मोर अवेयर एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स द वे इट इज़। वी ऑन द कॉन्ट्ररी, अभी तो खैर बहुत एजुकेशन का लेवल बढ़ गया है हमारे देश में, 70 साल से आई थिंक मैट्रिकुलेट के लेवल के नज़दीक पहुंच रहे हैं हम, परंतु अगर पहले हम मैट्रिकुलेट तक पहुंचा देते सारी पॉपुलेशन को, तो वी कुड हैव एजुकेटेड द पीपल मोर इफ़ेक्टिवली। तो एजुकेशन ही एक, हमने हमारा जो दिल्ली मेडिकल सेंटर है और जिसमें हम रिवर्सल प्रोग्राम ला रहे हैं, तो उसमें एजुकेशन इज़ द मेन। जो हमारा सेल्फ रिवर्सल प्रोग्राम है उसके तो अंदर टोटली हम एजुकेट ही करने वाले कि लेट द पीपल रिवर्स देयर डायबिटीज़ इन देयर ओन वे। हम तो उनको गाइड करेंगे कि इतना आपको खाना खाना है, ये खाना खाना है, इतने टाइम पे खाना है, ये आपकी चॉइसेस है, उस चॉइसेस से हम कस्टमाइज एक प्लान देंगे, और ये आपको एक्सरसाइज करनी है, ये आपका विंडो पीरियड है, all those things we are going to guide them. But we want that they should themselves be responsible for their own disease. अब मेरी तो पहली जिम्मेदारी नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बीमारी है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी? आपकी। मेरी, सही बात। और उसके बाद आपके पेरेंट्स की। मैं तो तीसरे नंबर पे हूँ। तो मेडिकल या पैरामेडिकल प्रोफेशंस दे आर एट द बॉटम लाइन, मतलब थर्ड फोर्थ पे हैं। But we will guide you, we will tell you how to do this job. इसी प्रकार से हम डायबिटीज़ के साथ में आपको गाइड करेंगे कि आपको इस रोड मैप पे चलना है, पर चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। आप सिर्फ हाथ पकड़ सकते हो। I mean that's the truth. कि हम एक बार आपको गाइड कर देंगे, 2 बार कर देंगे, तीसरी बार आपने बोला कि नहीं नहीं साहब
ये तो आपकी जिम्मेदारी है। मुझे यहाँ पे एक किस्सा याद आ रहा है। कैन आई टेल ऑफ एनेक्डोट? कोर्स, ऑफ कोर्स। तो मेरे पास एक मैं तब उस वक्त लुधियाना में प्रैक्टिस करता था। तो जब मेरी एमडी हुई थी और दिल्ली से मैंने सीनियर रेजिडेंसी किया मेडिसिन में, और मैं तब इंग्लैंड से आया था, तो एक पेशेंट आया तो वो मेरी तरह आके यूँ बैठ गया, और मेरे ओपीडी में बहुत भीड़ होती थी। आई यूज्ड टू सी एटलीस्ट 60-70 पेशेंट फ्रॉम द ओपीडी फ्रॉम 9 to 1 PM। तो वो मेरी तरफ देखे, मैं उसकी की तरफ देखूं कि भाई कुछ तो बोलेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। बट वो बोले कि मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? बोले आप बताओ। तो थोड़ी देर ये करीब 1-1 मिनट का चला। तो मैंने बोला भाई आप कुछ अपनी प्रॉब्लम बता। बोले डॉक्टर तुसी हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ है कि मैनू प्रॉब्लम की है। मतलब ही वांटेड मी टू टेल हिम हिज प्रॉब्लम, और वो अपनी तरफ से डिक्लेयर नहीं करना चाहता। तो ऐसे भी लोग हैं जो उतने डिनाइल में थे। फिर मैंने उसको बोला मैं आपका कोई इलाज नहीं कर पाऊंगा इस तरह से अगर आप मौन व्रत पे बैठे रहे। तो देन ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि भाई उसको थोड़ा कुछ एंजाइनल प्रॉब्लम थी। बट मैंने बोला आपको जो भी समझ में आए आपको लेमैन में एज ए लेमैन आपको बताना चाहिए। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में क्या है, ओपननेस क्यों नहीं हो सकती? हम किसी से इन्फीरियर तो है ही नहीं। आई थिंक वी इंडियंस आर डूइंग रीजनेबली गुड वर्ल्ड ओवर, टेक्निकली, एजुकेशनली, एवरीथिंग। सो सर, इंडिया की बात निकली है तो आगे उस पर ही जाते हैं। इंडिया सर डायबिटीज़ का कैपिटल माना जाता है, तो कैसे इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल बन गया, और क्या आपको लगता है कि अब लोग अवेयर हो रहे हैं खुद को लेकर? डेफिनेटली अवेयरनेस तो बढ़ी है, और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को भी डाइजेस्ट किया है कि मुझे अब फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ हो गई है या 20 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ हो गई है, तो इंसुलिन पे आना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। पहले आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब हम प्रैक्टिस में देखते थे तो इंसुलिन का भी बड़ा फोबिया था। लोगों को सुई लगाने में भी प्रॉब्लम है। फिर उनको सेल्फ में अपन प्रिक कैसे सिखाएंगे जब अगर वो इंसुलिन लगाने ही नहीं दे रहे। और मैंने तो कई पेशेंट ऐसे देखे थे कि जो इंसुलिन ना लगाने की वजह से फॉलोअप में ही नहीं आते थे कि भैया मैं जाऊंगा तो डॉक्टर साहब तो पीछे लग जाएंगे, इंजेक्शन लगा हाँ। देंगे। तो ठीक है, हमें अगर बीमारी हो गई और अभी भी हमारे पास इंसुलिन का अल्टरनेटिव है नहीं, अभी हम सुन रहे हैं कि अभी ओरल इंसुलिन या जो स्प्रे इंसुलिन आया है, बट इट इज़ स्टिल बिट फार टू अप्रोच दैट। और उसका डोजीमेट्री का एक इशू है। एक बार पफ मारा, किसी को पता लगा कि इतनी इंसुलिन गया है कि नहीं गया है। इंसुलिन इज़ ए वेरी सेंसिटिव ड्रग, और उसको उतने यूनिट्स ही देना है। आपने कभी इंसुलिन का सिरिंज देखा होगा तो इतना पतला सा सिरिंज होता है जिसमें कि यूनिट्स में कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो आप समझिए कि वो थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई तो बंदा तो हाइपो में घुस जाएगा या कंट्रोल प्रॉपर नहीं होगा। तो जो कुछ दिख रहा है कि भाई ओरल इंसुलिन आ गया, तो अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि लिख के दे दिया कि भैया इतनी टैबलेट खा लो। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। तो सर, जैसे डायबिटीज़ का हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल हो सकती है, तो आपको लगता है कि आगे जाके क्या ऐसा कुछ आ सकता है जिससे डायबिटीज़ ठीक हो जाए, या जनरेशन बाय जनरेशन नहीं हो? देखिए, इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हमको ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजी पता है कि भाई बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज में, वहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। वो किसी कारणवश जो है इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है। अब क्यों कम हो जाता है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। जिस दिन इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा कि हाँ भाई डायबिटीज़ का जो है इंसुलिन सिक्रीशन वापस रिस्टोर हो गया, तो वी आर द विनर्स। और अगर आपको नहीं पता लगा तो जो अभी चल रहा है दैट इज़ अ कंट्रोल। अभी आप मेरे से पूछो तो
एज एन एलोपैथिक डॉक्टर में इतने साल 40 साल से मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ, तो ना मैं डायबिटीज़ को ठीक कर सकता हूँ, ना अस्थमा को ठीक कर सकता हूँ, ना ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकता हूँ। इन सबको मैं कंट्रोल करता हूँ, जो मेजर एनसीडीज हैं। तो हम ज़्यादातर क्योर नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं। डायबिटीज़ में भी वही है। हाँ, ये है कि with the recent advances in technology and CGM machines and all other things, हम उसको बेटर वे में कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उसको बहुत सारे एजेंसीज उसको रिवर्सल या क्योर का नाम दे रहे हैं, विच इज़ ए रॉन्ग इंफॉर्मेशन। डाइट कंट्रोल हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। हमने डाइटरी, कब से डायबिटीज़ के ऊपर हम डाइट के ऊपर बोलते हैं, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। कब ने किसी डॉक्टर ने नहीं बोला होगा कि हाँ भाई डाइट जो मर्जी खा लो। जब मैं मलेशिया में काम करता था, आई वॉज इन कुआलालंपुर इन रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, आयरलैंड की जो यूनिवर्सिटी में, जो उनका कुआलालंपुर कैंपस। मलेशिया में बहुत सारे एम्पुटेशन होते हैं डायबिटीज़ के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके हैबिटेट में हर चीज़ में शुगरी वो है, हर ड्रिंक शुगरी है, और खाने में भी शुगर है। जैसे गुजराती लोग खाने में मीठा डालते ही हैं, तो वो लोग एम्पुटेशन करवा लेते हैं पर शुगर नहीं छोड़ते। तो आप बताइए, तो किडनी डिजीज का उनके वहाँ बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है। डायलिसिस होती रहती है पर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होते। इसी प्रकार से डायबिटीज़ जो है एम्पुटेशन हो जाते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट से देखा जाए तो दैट इज़ मच हायर। इंडिया में एक तो थोड़ा बहुत हमारी जो है ना ट्रेडिशन है, जो फास्ट करने की, व्रत वाली जो आदत है, वो यहाँ पे विनर है। क्योंकि हमारे हिंदू वेद पुराणों में लिखा गया है कि अपने स्टमक को रेस्ट देना है और उपवास करना है। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, उन्होंने कहा था मंडे का एक मील छोड़ दो, but that was the reason is something else, but at least people accepted that. तो यहाँ पे भी अगर आप रेगुलेशंस करते हैं, फूड का रेगुलेशन करते हैं, तो दैट इज़ हेल्पफुल इन डायबिटीज़ कंट्रोल। आपने जैसे अभी फास्ट की बात करी, तो मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग जैसे टाइम पे खाना नहीं खाते, जो डायबिटिक पेशेंट है, तो उनकी शुगर यूं भी स्ट्राइक होती है, तो क्या ये चीज़ उनके लिए हार्मफुल हो सकती है? डेफिनेटली, अगर आपने डायबिटीज़ में, जैसे मैंने पहले भी इस चीज़ को बार बार एडवोकेट किया है कि डायबिटीज़ का लेमैन की लैंग्वेज में मतलब है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का है कि खाने का डिसिप्लिन है, क्या खाना है उसका डिसिप्लिन है, कब खाना है उसका डिसिप्लिन है, कब नहीं खाना उसका डिसिप्लिन है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बहुत सारा आजकल प्रचलन में, हम बोलते हैं कि आप एक विंडो पीरियड बनाइए, उस विंडो पीरियड में मान लो हमें 4 मील डालनी है, तो हमने फॉर एग्जांपल ऑन मी 8 AM to 8 PM का मेरा एक विंडो पीरियड खुला हुआ है, तो आई मस्ट टेक समथिंग एट 8 AM, लाइट अराउंड 400 कैलोरीज। फिर मिड डे में मुझे 100 कैलोरीज या एक एप्पल या फ्रूट कुछ खा लिया। फिर प्री लंच में मैंने जस्ट बिफोर लंच एक सैलेड की प्लेट खा ली। उसके बाद खाना खा लिया 500 कैलोरीज का, 500 से 600। मैं थोड़ा ओवरवेट हूँ, तो आई हैव टू बी मोर ऑन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कार्ब ऑल्सो एज वेल एज कैलोरीज ऑल्सो। फिर इवनिंग स्नैक्स में मैंने कुछ खा लिया, एक प्रोटीन की हेल्पिंग ले ली, और रात को खाने में एक रोटी खा ली। तो आपने 1500 से 1600 कैलोरीज में अपना दिन पूरा कर लिया। तो दैट्स अ हेल्दी वे ऑफ ईटिंग। मैं आज भी ये नहीं कहूँगा कि 16 घंटे फास्टिंग करो या 18 घंटे फास्टिंग करो या 24 घंटे फास्टिंग करो। फॉर डायबिटिक पेशेंट आई वुड से बिग नो टू देम। सो डायबिटिक के जो पेशेंट्स हैं, वो लोग किस तरह से फास्ट कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं तो? जैसा मैंने बताया कि 12 से 14 घंटे का फास्ट एक अच्छा पीरियड है। अगर आपने 12 घंटे का विंडो पीरियड की जगह 10 घंटे का विंडो पीरियड रखा खाने का,
वो भी ठीक है, तो शाम को 6 बजे खाना बंद कर दो, अक्षय कुमार जी करते हैं जैसे, तो ही स्टॉप्स ईटिंग एट 6 और 6:30, तो दैट्स ए हेल्दी वे। सो जैसा आपने बोला कि डायबिटीज़ में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अगर किसी को डायबिटीज़ है एंड ही इज़ नॉट लिविंग अ वेरी गुड और वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, तो क्या उसके मरने के चांसेस जल्दी हो सकते हैं? देखिए, इस पे मैं मरने या ना मरने की उस पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जितने श्वास प्रभु ने दिए आपको उतने श्वास लेने ही पड़ते हैं, परंतु हेल्दी वे ऑफ लिविंग अगर आपको रखना है, अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, जैसे किडनी डिजीज़ है, या आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या न्यूरोपैथीज है, या आँखों की प्रॉब्लम है, कैटरैक्ट जल्दी हो जाता है, तो ये जो, और एक और इम्पॉर्टेंट डिसफंक्शन है जिसको हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, तो मेल्स में सेक्सुअल इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो वो भी कॉमन है, पर उस पर भी लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते, बट आई कीप सीइंग दोज पेशेंट ऑल्सो। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये तो जो नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके आप डे टू डे डायबिटिक पेशेंट की क्लिनिक करते हैं तो उसमें मिलते ही हैं पेशेंट, बट देर आर अदर कॉम्प्लिकेशंस। फॉर एग्जांपल, डायबिटिक फुट है तो उसके अंदर गैंग्रीन हो जाता है और अंगूठा काटना पड़ गया, या टो काटना पड़ गया, या बिलोनी एम्पुटेशन करना पड़ गया, तो आपकी लाइफस्टाइल क्या रहेगी? यू विल लिव ए क्रिपल्ड लाइफ। तो इससे बेटर है आप उस स्टेज पे ना जाके पहले ही कंट्रोल प्रिवेंट करें। क्या आपको लगता है कि जो हमारी जनरेशन है, अभी जेन जी जनरेशन जो टर्म चल रही है, वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अवेयर है कंपेयर टू द ओल्डर जनरेशन्स? वेल, अवेयरनेस तो है, पर एग्जीक्यूशन और आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये थोड़ा मुझे उतना नहीं दिखता कि जितना होना चाहिए। ओके। दे आर एंथुजियास्टिक एंड दे आर अवेयर। और आजकल तो क्या है कि आज चैट जीपीटी देख लो, या जेमिनाई देख लो, या इतने सारे एआई के टूल्स हैं, तो उससे इंफॉर्मेशन तो सभी को है। हाउ मेनी ऑफ देम कम फॉरवर्ड एंड प्रोपोगेट इट टू दी। अभी मेरे से आप पूछो तो इंडिया में 17-18 साल की आयु से 24 साल तक की आयु जो है, एजुकेशन पे रहते हैं लोग ज़्यादातर। मोस्ट ऑफ द पीपल, स्टूडेंट्स आर ऑन एजुकेशन। पर क्या वो सिर्फ एजुकेशन ही करते हैं? वाई कांट दे बी यूटिलाइज्ड इन ए फ्रूटफुल मैनर टू एजुकेट द सोसाइटी? अरे आप एजुकेशन की आपके 40 घंटे का फॉर एग्जांपल वीक है, तो आप उसको घटा के 30 घंटे कर दो, या 25 घंटे कर दो, या 35 घंटे कर दो, तो वो जो 4-5 घंटे प्रत्येक सप्ताह के बच रहे हैं, वो किसी फ्रूटफुल काम में लगाएं। मतलब ये कहना चाह रहे हो कंजप्शन ज़्यादा और एग्जीक्यूशन कम है? मेरा ख्याल ये है कि एजुकेटेड यूथ को एक सही डायरेक्शन की कमी है, और वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमको जॉब नहीं है, या ठीक है जॉब स्कैर्सिटी है, वी डू नॉट डिसएग्री ऑन दैट, बट इफ़ द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग सिंसियरली, तो हमारे को इतना बड़ा चंक ऑफ यूथ है जो कि हमारे देश के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारी बीमारियां हैं, टीबी है, मलेरिया है, डेंगू है, कितनी तो बीमारियां हैं, तो करने को बहुत कुछ है। विल पावर चाहिए, नियत चाहिए, तो पॉलिसीज तो अपने आप बन जाती। तो आई थिंक यू आर पीपल लाइक यू, जो कि जेन जी में भी हैं और उनको भी एजुकेट कर सकते हैं, तो यू शुड टेक ए लीड, व्हाई नॉट? और हमारा दिलदीप मेडिकल सेंटर जो इसमें इनिशिएटिव ले रहा है, जो मेरे माता पिता के नाम से हमने स्थापित किया था, 3रा वर्ष है, तो वी आर ट्राइंग, भले थोड़ा सा समुंदर में बूंद जितना ही हो, तो प्रयास जारी है, एंड होपफुली थिंग्स विल इम्प्रूव।